हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी संस्कृत की पाठशाला में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे संधि का टॉपिक स्वर संधि, जिसके 5 भेद और उसके नियम क्रमवार तरीके से हमने पढ़ा। अब चलिए उसी का संधि का दूसरा भेद, जिसका नाम है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बारे में जानते हैं क्या है। हालांकि संधि के समय हमने बतलाया था कि संधि मतलब मेल करना, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किसके साथ जुड़ना है? व्यंजन के साथ। अर्थात यदि व्यंजन वर्ण के साथ हम किसी वर्ण की संधि करते हैं तो वह व्यंजन संधि होता है। इसका परिभाषा हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि व्यंजन वर्णों के साथ व्यंजन या स्वर वर्ण की संधि व्यंजन संधि कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि यदि व्यंजन वर्णों के साथ हम किसी वर्ण को ले जाकर ऐड करते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, इस प्रकार से जुड़ने से अर्थात संधि होने से जो वर्णों का मेल होता है, मिलकर बनते हैं, वह व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। तो जानते हैं कि व्यंजन संधि का वर्णों का मेल किस रूप में होता है। नियम नंबर पहला कहता है यदि क के बाद, मैंने यहां क हलन देकर अर्थात आधा अल्प क को लिखा है, के बाद किसी तीसरा या चौथा वर्ण या कोई स्वर आए तो अल्प वर्ण क का परिवर्तन अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ग में हो जाता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं। यदि क के बाद किसी भी वर्ग का हो, हम लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, जो कि हम लोग 5 वर्ग को इस तरह से देखते हैं। पहला है क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और 5वां प वर्ग। ये पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, क से लेकर अंग तक। च वर्ग में हो गए च से लेकर इ तक। उसी प्रकार ट वर्ग में ट से लेकर ट वर्गीय न तक। उसी प्रकार त वर्ग में त से लेकर त वर्गीय न और प वर्ग में प से लेकर म तक। तो इस तरह से हम लोग संधि के नियमों को देखते हैं कि करा क के बाद, फॉर एग्जाम्पल जैसे समझते हैं, यहां पे लिख दिए दिक जोड़ गज। यहां पे देखेंगे, मैंने संधि करने का नियम पिछले क्लास में बतलाया था कि जब भी संधि करते हैं तो जहां पे ऐड, जहां पे जोड़ना है, उसके एक आगे और एक पीछे, अर्थात पहले शब्द का अंतिम अक्षर और अंतिम शब्द का पहला अक्षर को देखते हैं। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर है क, इसमें हलंत लगा हुआ है, अर्थात इससे स्वर बाहर नहीं आएगा। अर्थात दिक शब्द का अंत अक्षर अल्प क है।
क के बाद आने वाला वर्ण ग, और हम देखते हैं कि ग क्या इस नियम को पूर्ण करता है। तो देखें ग जो आने वाला है वो क वर्ग का तीसरा वर्ण है, अर्थात क ख ग, ये क वर्ग का तीसरा वर्ण है। अर्थात यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी वर्ग का हो, या तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो। यदि ऐसा होता है तो क जो है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण, तो क वर्ग का तीसरा वर्ण निश्चित है कि ग ही होगा, तो ग में परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात जहां क है वहां हम लोग ग लिखेंगे, और इस तरह से ऐड करते हैं तो दी क के बदले आधा ग, ग के बाद पुनः ग है, स्वर नहीं है, इसलिए अल्प वर्ण ही होगा। तो इस तरह से बन जाता है दिग्गज। क का हमने ग में रूपांतरण कर दिया, गज का गज लिख दिया। और उसी प्रकार से देखते हैं दिक जोड़ दर्शन। यहां देखते हैं कि क के बाद कौन सा वर्ण आया है, द। क्या द किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण है? तो है। किस वर्ग का है? तो ये त वर्ग का है। त वर्ग का तीसरा वर्ण द होता है। तो पुनः यहाँ पे क्या करें, क के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो तो क का परिवर्तन अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में होगा, अर्थात क यहां भी ग बनेगा। तो यहां हम लिखेंगे दी, क के बदले आधा ग लिखेंगे और बाकी दर्शन, तो यहां पे हो जाता है दिग्दर्शन। और यदि हम देखें तो उसी प्रकार से आता है दिक जोड़ भ्रम। यहां भी देखा जाए तो क के बाद भ है, ये प वर्ग का चौथा वर्ण है, तो निश्चित है कि नियमानुसार क ग में परिवर्तन होगा, तो यहां बन जाता है दिग्भ्रम। और यदि हम देखें, मैंने स्वर भी ले रखा है, स्वर का ही देख लेते हैं। मैंने लिख दिया दिक जोड़ अंबर, दिक जोड़ अंबर। क के बाद कौन सा वर्ण है? अ, तो निश्चित है कि अ एक स्वर है, और क के बाद स्वर भी आता है तो क का परिवर्तन ग में ही होता है, अर्थात यहाँ क के बदले में अल्प वर्ण ग लिखेंगे। अब देखते हैं कि दी का दी लिखे, ग के बाद क्या आ रहा है? अ एक स्वर है, और स्वर हमेशा व्यंजन के साथ इंक्लूड होगा, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। ग में अ जुटने से ये पूरा ग हो गया, और बाकी जो शेष बचा लिख दिया दिगंबर। इस तरह से हमने व्यंजन संधि का पहला नियम को भली भांति देखा। तो व्यंजन संधि में ही थोड़ा सा परिवर्तन कर दें। क्या परिवर्तन करें? देखें, यहां पे देखते हैं। परिवर्तन सिर्फ यही करना है कि क के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण जो आ रहा था, हम उसके जगह पे लिख देते हैं कि यदि क के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए तब क्या परिवर्तन होगा। तो क के बाद यदि किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है, पांचवा वर्ण आए, तब क का परिवर्तन जो है वो अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में होगा। अपने वर्ग के पांचवें वर्ण, अर्थात क वर्ग का पांचवा वर्ण है अंग में हो जाता है। ये आपका नियम दूसरा हो गया। कैसे हो गया, बनाकर देखते हैं क्या ये सच हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो देखते हैं, जैसे यहां पे हमने लिख दिया प्राक जोड़ मय, या हमने लिख दिया वाक जोड़ मय। तो क के बाद मां का आना, अर्थात मां किसी न किसी वर्ग का ये पांचवा वर्ण है। किस वर्ग का? प वर्ग का। तो प वर्ग का पांचवा वर्ण है म। हमने बताया क के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आए तो क का परिवर्तन अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में होगा, अर्थात जहां क है वहां अंग लिखें और अवॉइड करेंगे तो हो जाएगा प्रांगमय। उसी प्रकार से यहां भी देखते हैं क के बाद म आ रहा है, अर्थात क के स्थान पर हम लोग लिखेंगे अंग, तो यहां हो जाएगा वा, क के स्थान पर आधा अंग और मय, वांगमय।
इस तरह से हमने क का परिवर्तन दो रूपों में देखा। पहला, यदि तीसरा या चौथा वर्ण आए या कोई स्वर आए तो तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है, और यदि पांचवा वर्ण आ जाए तो पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है। तो देखें पुनः कि क्या सिर्फ ऐसा ही होगा कि इस वर्ग में क के बाद ही वर्ण आएंगे, कोई और भी वर्ण तो हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। आइए हम लोग त के बारे में जानते हैं। ये त क्या कहता है? चलिए, व्यंजन संधि का नियम नंबर तीसरा कहता है यदि त के बाद अल्प वर्ण त है, ल आए, तो त का परिवर्तन ल वर्ण में हो जाता है। कैसे? देखेंगे, जैसे समझेंगे। लिख दिए उत जोड़ लास। देखिए त के बाद क्या आया? ल आया। निश्चित है कि त में हलंत है, तो त से कोई और वर्ण बाहर आएगा नहीं, क्योंकि ये वर्ण पहले से है। तो त के बाद ल आ जाए, यहां पे नियम भी कहता है कि त के बाद यदि ल आता है तो त क्या बन जाएगा? ल बन जाएगा। अर्थात त के स्थान पर हम लोग ल लिखेंगे। आधा अल्प वर्ग, तो क्या हो जाएगा? ये उ आधा ल, और उसके बाद जो लिखा हुआ है लिख देंगे उल्लास। या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं उत जोड़ लेख, तो यहां भी ता के बाद क्या आया? ला आया। ता क्या बनेगा? ल बनेगा। अर्थात उ के बाद आधा ला लिखेंगे और उसके बाद लेख, उल्लेख। हम लोग समझ रहे होंगे, एक हमेशा इस नियम से पूछा करता है उत जोड़, यदि इसके साथ हम किसी वर्ण को ला वाले वर्ण किसी को भी जोड़ते हैं तो हमेशा ता का परिवर्तन ही होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कभी किसी समय किसी के साथ ता के बाद ल आता है तो ता को हमेशा ल में परिवर्तित करेंगे। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तत् जोड़ लय, तत् जोड़ लय, तो क्या बनेगा? तल लय। आप लोग खुद भी इसका प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। अब कहता है कि यदि त के बाद ला आया तो ल बना, क्या कोई और भी परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि त के बाद यदि हम ल के स्थान पर च लिखें, कि त के बाद च या छ आए, तो ता का परिवर्तन च में हो जाएगा। ता का परिवर्तन कौन से वर्ण में हो जाएंगे? च वर्ण में हो जाएंगे। कैसे होंगे देखते हैं। जैसे लिख दिए सत्य जोड़ चरित्र, त के बाद च वर्ण है, और मैंने कहा कि त के बाद च या छ कुछ भी आ जाए तो त किस में बदलेगा? च में बदलेगा। यानी त के बदले में हम लोग यहां लिखेंगे च। तो यहां पे बनता है स, त के बदले में आधा च हमने लिखा और यहां पे चरित्र। तो इस तरह से क्या बना? सचरित्र। इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन आएंगे जो कि आपको बनाने पड़ सकते हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं।
कि त के बाद क्या केवल च ही आ सकता है। तो चलते हैं अगले नियम की ओर। नियम पॉइंट नंबर आप नोट करते जाएंगे। त के बाद यदि न या म आए तब त का परिवर्तन किसमें होगा, तो न में होगा। अर्थात हम देखते हैं कि कैसे होता है। मैंने लिख दिया उत जोड़ नयन, यहां पे लिखा हुआ है उत जोड़ नयन। त के बाद कौन सा वर्ण है, न, और त के बाद न या म कुछ भी आता है तो त क्या बन जाएगा, न बन जाएगा। ये परिवर्तन होता है किसके अनुसार, व्यंजन संधि के अनुसार। तो त के बाद न आएगा तो त के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, न लिखेंगे। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं उ अर्थात अर्थात अल्प त वर्ण के बदले अल्प न वर्ण को लिखेंगे और वाक्य यहाँ का जैसा का तैसा लिख देंगे। तो क्या हो गया, उन्नयन। या हम लोग देखते हैं, मैंने लिख दिया सत जोड़ मार्ग। त के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, म वर्ण आ रहा है। त किस में बदलेगा, न में बदलेगा, क्योंकि न या म कुछ भी हो त तो हमेशा न में ही बदलेगा। इसलिए स त के बदले आधा न लिखे और वाक्य मार्ग, ये हो गया सन्मार्ग। तो इस तरह से त के बाद न या म आने पर क्या बनेगा, त के बाद ला आने पर क्या बनेगा, त के बाद च आने पर क्या बनेगा, आप लोग सीखे। और हाँ, इसका आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, आप लोग इसका रिवाइज करते रहें, इससे आपका बनाने का प्रैक्टिस जो है बढ़ता जाएगा और आप नए नए शब्दों को जोड़ पाएंगे। क्योंकि यहाँ मैं ज्यादा एग्जाम्पल समझा नहीं सकता कि समय भी कम होता है, ये तो समझने के लिए। अब यदि कहता है कि त के बाद, कभी ऐसा भी तो हो सकता है ज आ जाए, तब क्या होगा, तो त का परिवर्तन ज में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान रखना है कि त के बाद जो वर्ण आ रहा है अधिकांशता बार त उसी में परिवर्तित होता जा रहा है। अब त का बाद ज ध्यान देंगे कैसे, उत जोड़ ज्वल। देखें त के बाद क्या आ गया, ज, तो त का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ज में हो जाएगा। तो उ आधा त के बदले में आधा ज लिखेंगे और बाकी ज्वल, उज्ज्वल। तो इस तरह से हमने देखा कि ता के बाद जा होने पर क्या बनेगा, तो उज्ज्वल बन रहा। या हमने लिख दिया उत जोड़ जैन, तो आप लोग निश्चित समझ गए होंगे कि ये क्या बनेगा, उज्जैन। तत् जोड़ जय क्या बनेगा, तज्जय। तो इस तरह से आप त के बाद ज वर्ण को आने पर आप उसका परिवर्तन कर सकते हैं। ये था त वर्ण। अभी त के बारे में हम लोग को और भी बहुत कुछ जानना है, ताकि इसका परिवर्तन हम लोग भली भांति सीख सकें और जान सकें क्या 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 परिवर्तन त वर्ण के साथ होता है। तो कहते हैं कि यदि त के बाद ह वर्ण आ जाए, तो यहां पे दो परिवर्तन होंगे। तो त का परिवर्तन द में तथा हा का परिवर्तन ध में हो जाता है। ध्यान दें, यहां पे दो परिवर्तन हो रहा है। पहला त ड में बदल रहा है, ह ध में बदल रहा है। अर्थात जब यहां पे संधि करते हैं तो प्लस के दोनों तरफ का जो वर्ण है वो अपना रूपांतरण कर रहा है। कैसे समझेंगे, मैंने यहां लिखा
उत जोड़ हार। आप लोग समझ रहे होंगे त के बाद कौन सा वर्ण आया है? ह आया है। ध्यान रहे मेरा त उच्चारण करने का मतलब ये नहीं कि त को पूरा है, त अल्प वर्ण है, हलंत के साथ है, अर्थात इसके बाद कोई स्वर बाहर नहीं आएगा। तो त के बाद ह आने पर यहाँ पे मैंने नियम में बतला दिया है कि त के बाद यदि ह आता है तो त द बनेगा और ह ध बनेगा, अर्थात त के बदले में हम लोग द लिखेंगे और ह के बदले में ध लिखेंगे। चलिए देखते हैं बनाकर। उ आधा त के बदले आधा द लिखे, ह के बदले ध तो ह है तो यहाँ धा हो जाएगा, र के बदले र लिखे। आप लोग जानते होंगे कि अल्प द और ध जब एक साथ वर्ण मिलता है तो ये दोनों आपस में संयुक्त होकर के ये ध बन जाता है। ये आपका परिवर्तन होता है द के साथ ध में। तो चलिए देखते हैं, मिलाते हैं दोनों को। तो उ हो गया, द ध मिला तो ये ध बना, आकार है धा दिए, ये हो गया उद्धार। आपका ये भी लिखा हुआ सही है, लेकिन शब्दों की सार्थकता बरकरार रखने हेतु हम लोग उद्धार ऐसे लिखते हैं। और देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया उत जोड़ हत, क्या हो जाएगा? उद्धत। तत् जोड़ हित, क्या हो जाएगा? तद्धित। क्योंकि यहाँ पे त में और ह ध में तो धा बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आधा द के साथ धा आएगा और हम लोग यहाँ पे इसको बदल देंगे उद्धत। इसके साथ भी यही होगा, त द में बदलेगा तो ह धा में तद्धित हो जाएगा। परिवर्तन कर देते हैं डायरेक्ट। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करते हैं आप इसको उतना ही ज्यादा बना पाते हैं। तो चलिए अगले नियम को देखते हैं। ता का अगला परिवर्तन क्या कहता है? ता का यह परिवर्तन जान लेने के बाद हम लोग जानेंगे कि और किसी वर्ण के साथ ऐसा परिवर्तन होता है या नहीं होता है। तो देखते हैं कि यदि त के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या कोई स्वर या य र ल या व आए तो त वर्ण का परिवर्तन द वर्ण में हो जाएगा, अर्थात उसी वर्ग का तीसरा वर्ण द वर्ण में हो जाता है। चलिए देखते हैं किस रूप में हो रहा है परिवर्तन। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैंने लिख दिया उत जोड़ भव, त के बाद कौन सा वर्ण है? भ। क्या भ किसी वर्ग का चौथा तीसरा वर्ण है? तो है, ये प वर्ग का चौथा वर्ण है, अर्थात इस नियम को संतुष्ट कर रहा है कि त के बाद तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो त क्या बन जाता है? द बन जाता है, अर्थात हम त के बदले में यहाँ द लिखेंगे। जब द लिखते हैं तो उ आधा द अब भव, उद्भव। ये आधा ही रहता है, अल्प रहता है, क्योंकि यहाँ पे स्वर नहीं है। या हमने लिख दिया उत जोड़ गम, तो ता के बाद क्या आ गया? ग आ गया। ये क वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यहाँ पे भी ता क्या बन जाएगा? द बन जाएगा, अर्थात यहाँ पे हो गया उद्गम। या हमने लिखा उत जोड़ आहरण, त के बाद क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। मैंने यहां लिख रखा है कि यदि त के बाद कोई स्वर आता है
तो त क्या बनेगा, द बनेगा। तो हो जाता है उ, द के साथ आ जुटेगा कि आ स्वर है, तो द के साथ आ दा हो गया, बाकी जो शेष बचा उसको लिख देंगे। तो ये हो गया उदाहरण। और देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया उत जोड़ यान, त के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, यह आ रहा है। त के साथ यह आने के बाद भी त क्या बनेगा, द बनेगा। हम लोग लिखेंगे उ आधा द और यान। और आप लोग ये भली भांति जानते हैं कि यदि आधा द, आप लोग यहां समझ लें, आधा द और या को मिलाते हैं तो ये दया बन जाता है। आप लोग विद्यालय लिखा हुआ देखे होंगे, उसमें इसी दया का प्रयोग होता है, अर्थात जब इसे हम तोड़ें तो द और या दो वर्णों में टूटता है। तो यहाँ पे द और या को जोड़ दें तो हो गया द्य, और आकार के साथ है तो दया हो गया, और न उद्यान। तो इस तरह से हम ता के बाद भिन्न भिन्न प्रकार के कोई तीसरा वर्ण आता हो, चौथा वर्ण आता हो, स्वर आता हो, या लवा आता हो, तो ता का परिवर्तन द में करके हम बाकी चीजों को, बाकी शब्दों को आपस में जोड़ सकते हैं। इस तरह से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एग्जाम्पल जितना भी आ जाए, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हैं, इसको याद रखते हैं कि यदि त के बाद ऐसा होता है तो त किसमें परिवर्तन होगा, यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो इस तरह से आप इसका उच्चारण भली भांति से करते हुए बना सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या ऐसा और भी परिवर्तन है या इतना ही है। देखिए, इसका अगला नियम कहता है कि यदि अल्प म के बाद कोई व्यंजन है, कोई व्यंजन आए, तो मां का परिवर्तन उसी वर्ग के इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मां का परिवर्तन अनुस्वार या उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में हो जाता है। चलिए समझते हैं कैसे। जैसे हमने लिख दिया समजोड़ विधान, आप लोग देख रहे होंगे कि म के बाद आने वाला वर्ण क्या है, ओ है, ओ व्यंजन है, तो निश्चित है म किसमें परिवर्तन होगा, अनुस्वार में होगा, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं संविधान। या लिख दिए समजोड़ तोष, तो मां के बाद क्या है, तो मां का परिवर्तन किसमें होगा, अनुस्वार में होगा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं संतोष। या हमने लिख दिया समजोड़ पूर्ण, से ऐड करें तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण। तो इस तरह से मां के बाद कभी कोई व्यंजन आता हो, सिर्फ क के हालात में, क के हालात में थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि क के साथ कभी कभी क्या होता है कि म अनुस्वार के साथ आधा दंती स में ही परिवर्तन होता है। जैसे आप जानते हैं संस्कृत समजोड़ कृत, संस्कार समजोड़ का, संस्करण समजोड़ करण। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रत्ययों का प्रयोग के जरिए होता है। हम लोग इतना ही जानेंगे कि मां के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए उसे अनुस्वार रूप में परिणत करेंगे।
समतोष हो गया, समजोड़ का संकल्प हो गया, संपूर्ण हो गया, संविधान, संतोष, संतान, किसी प्रकार से जितने आते हैं आपको व्यंजन वर्ण, इतना कंसेप्ट करने के बाद आपका लगभग व्यंजन वर्ण पूर्णतः बन जाता है जो आपको एग्जाम परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपका व्यंजन संधि यहाँ पे समाप्त होता है। और इसके बाद हम लोग जानेंगे विसर्ग संधि के बारे में, जो कि संधि का तीसरा पार्ट है। अर्थात विसर्ग संधि संधि का ही तीसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग विसर्ग से संबंधित शब्दों को जोड़ना सीखेंगे। अर्थात विसर्ग संधि यहां कहता है संधि, जहां ध्यान रखे, संधि मतलब मेल करना, जुड़ना है, ऐड करना। संधि मतलब जोड़ो, किसके साथ? तो विसर्ग के साथ। यदि हम विसर्ग के साथ किसी वर्ण को जोड़ते हैं, उसके साथ ऐड करते हैं, तो वह किस संधि के अंतर्गत जानी जाती है? विसर्ग संधि के अंतर्गत। तो हमें ये देखते हैं कि विसर्ग संधि में क्या क्या ऐड हो सकता है। या तो कभी स्वर आ सकता है, या तो कभी व्यंजन आ सकता है। अर्थात हम डायरेक्टली रूप से कह सकते हैं कि विसर्ग के साथ होने वाली संधि विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि कहलाती है। देखें कैसे? विसर्ग के साथ में, अर्थात साथ में या तो स्वर जाए या तो व्यंजन, यानी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि को ही विसर्ग संधि कहते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके विसर्ग संधि के नियम को जानते हैं। आपको विसर्ग संधि में कुल 6 नियम बताए जाएंगे। 6 नियम में ही आपका विसर्ग संधि खत्म हो जाता है। तो चलिए पहला देखते हैं कि विसर्ग के बाद क्या क्या कंडीशन आ सकता है। कहते हैं यदि विसर्ग के बाद क, ख, ट, ठ, प या फ आए तो विसर्ग का परिवर्तन अल्प वर्ण अर्थात अल्प मूर्धन स में हो जाता है। कैसे जानेंगे? मैंने कहा विसर्ग के बाद क्या क्या आ सकता, या तो क आ जाए या ख आ जाए, ट आ जाए या ठ आ जाए, प आ जाए या फ। इतना वर्णों में से कोई एक वर्ण आता है विसर्ग के बाद, तो विसर्ग क्या बन जाएगा? मूर्धन स बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? ध्यान देंगे, देखेंगे। इसे हम लोग जैसे में समझेंगे। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया नी जोड़ कपट, तो देखिए विसर्ग के बाद क्या आया? क। मैंने कह रखा है कि विसर्ग के बाद आप लोग विसर्ग को ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं। विसर्ग के बाद क आया तो निश्चित है विसर्ग क्या बनेगा? मूर्धन स बनेगा। अर्थात यहां विसर्ग के बदले में हम लोग लिखेंगे मूर्धन स। तो देखते हैं नी विसर्ग के बदले में आधा मूर्धन स, क ये हो गया निष्कपट। और हम लोग देखते हैं जैसे मैंने लिख दिया नी जोड़ फल, तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? फ आ रहा है। और विसर्ग के बाद फ आने पर विसर्ग क्या बनता है? मूर्धन स बनता है। अर्थात यहां विसर्ग के बदले में हम लोग लिखेंगे मूर्धन स। तो देखते हैं नी आधा मूर्धन स, फ और ल, ये हो गया आपका निष्फल। या और भी हम लोग परिवर्तन करते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है, आप लोग को अक्सर ये संस्कृत में देखा जाता है, स जोड़ ठ, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? ठ आ रहा है। तो विसर्ग के बाद ठ आने पर क्या होता है? आधा मूर्धन स बनेगा, आधा मूर्धन स लिख। तो देखिए स के बाद मूर्धन स आधा, और यह हो गया ठ।
आप लोग सोच रहे होंगे कि विसर्ग तो यहां भी है, यहां पे क्यों नहीं परिवर्तन हुआ? क्योंकि इसके बाद कोई और वर्ण नहीं आ रहा है। हमने कहा विसर्ग के बाद कोई वर्ण आता है तभी विसर्ग का परिवर्तन होगा, अन्यथा विसर्ग का परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें आपका बहुत सारा आ सकता है, जैसे निह जोड़ पाप, तो क्या हो गया? निष्पाप। तो इस तरह से आप लोग एक से अत्यधिक शब्दों को बना सकते हैं। सिर्फ आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि विसर्ग के बाद जब ऐसे वर्ण आते हैं तो विसर्ग का परिवर्तन किस में होता है। चलिए इसके अगले नियम को जानते हैं। नियम दूसरा कहता है यदि विसर्ग के बाद च या छ आए, विसर्ग के बाद च या छ आ जाए तो क्या होगा? विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग का परिवर्तन बनेगा, तो तलब सा बनेगा। तो निश्चित यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? तलब सा लिखेंगे। देखते हैं कैसे। तो निह जोड़ च, विसर्ग के बदले में क्या लिखेंगे? आधा तलब सा लिखेंगे, उसके बाद च, ये हो गया निश्चय। या मैंने लिख दिया निह जोड़ छल, तो आपका हो जाएगा निश्चल। तो इस तरह से आप विसर्ग के बाद च या छ आने पर परिवर्तन कर सकते हैं। क्या परिवर्तन कर सकते हैं? ध्यान से देखें। कहता है कि यदि नियम तीसरा विसर्ग के बाद त या थ आए, विसर्ग के बाद क्या आए? त या थ आए, तो विसर्ग का परिवर्तन आधा दंत स में होगा। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा? आधा दंत स में होगा। देखते हैं कैसे। मैंने यहां पे लिख दिया निह जोड़ तेज, विसर्ग के बाद क्या आया? त आया। विसर्ग के बदले में क्या लिखेंगे? आधा दंती स लिखेंगे। तो मेरा यहां पे क्या बन रहा है? नी, विसर्ग के बदले में आधा दंती स लिख दिए, उसके बाद हो गया तेज, ये हो गया निस्तेज। या मैंने लिख दिया नमा जोड़ ते, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? तो विसर्ग का परिवर्तन आपका दंत स में होगा, तो ये आपका क्या बन गया? नमस्ते। या मैंने लिख दिया ईतः जोड़ ततः, तो विसर्ग के बाद ता आया, ये क्या बनेगा? दंत स बनेगा। तो यहां पे आपका क्या हो जाता है? इतस्ततः। तो इस तरह से हमने क्या क्या सीखा कि विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ आने पर विसर्ग मूर्धन स में बदलता है, जबकि विसर्ग के बाद च या छ आने पर तलब स में बदलता है, और विसर्ग के बाद त या थ आने पर दंत स में बदल जाता है। तो इस तरह से आपका विसर्ग संधि का 3 नियम आपने सीखा। चलते हैं विसर्ग संधि के चौथे नियम की ओर। कि विसर्ग संधि का चौथा नियम क्या कहता है? किन वर्णों को आपस में मिलाता है? देखते हैं विसर्ग संधि का चौथा नियम। विसर्ग संधि का चौथा नियम है कि यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर, जैसे मान लेते हैं आप अ, क्योंकि अ आएगा, अ आए तो विसर्ग का परिवर्तन, तो विसर्ग का परिवर्तन ओकार,
तथा अ का परिवर्तन विकारी अ, जिसको विकारी अ हम लोग ऐसे लिखते हैं, विकारी अ में हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहां पे दो परिवर्तन कि विसर्ग के बाद, विसर्ग हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, कोई स्वर यानी अ आता है तो दो परिवर्तन होते हैं। पहला तो कि विसर्ग ओकार बनता है और दूसरा ये कि अ जो है वो विकारी अ में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है देखेंगे। मैंने लिखा कह जोड़ अपी, क्या लिखा? कह जोड़ अपी। विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है? अ। मैंने कहा विसर्ग के बाद यदि आ आता है तो विसर्ग बनेगा ओकार। पहला विसर्ग क्या हो गया? ओकार। अ बनेगा विकारी अ। अब क्या करना है? परिवर्तन हो गया, लिख देना है। क के साथ ओकार जुटेगा तो को हो गया। अ के बदले में विकारी अ दे दिए, बाकी बच गया पी, को अपी। या हमने लिख दिया बालह जोड़ अपी, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग के बाद अ, विसर्ग क्या बनेगा? ओकार, आ बनेगा विकारी अ। अर्थात बा ल के साथ ओकार तो लो, अ के बदले में विकारी अ और बाकी बचा पी, बालो अपी। या हमने लिख दिया नमः जोड़ अस्तुते, नमोस्तुते हो जाएगा। या मैंने लिख दिया ग्राम जोड़ अयम, तो आपका हो जाता है ग्रामोअयम। तो इस तरह से हम लोग विसर्ग संधि के चौथे नियम के बारे में जाने। अब आपको विसर्ग संधि का सिर्फ दो नियम शेष रह जाता है। ये दो नियम क्या है आप लोग देखेंगे। इसके साथ आपका विसर्ग संधि टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं कि विसर्ग संधि का पांचवा नियम क्या है। आपका कहता है यदि विसर्ग के पहले आ या आ हो तथा तुरंत बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण हो, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण या य र ल व आए तो विसर्ग का परिवर्तन ओकार में हो जाता है। विसर्ग का परिवर्तन ओकार में हो जाता है। चलिए जानेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैंने देखते हैं कि यहां पे लिख दिए सर जोड़ वर, तो क्या विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? ओवर। मैंने लिख रखा है कि विसर्ग के बाद, यहां पे दो कंडीशन देखना है, विसर्ग के पहले और बाद। पहले क्या है? र से क्या बाहर आएगा? अ। तो निश्चित है
कि विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, अ। अब कहेंगे विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, तो चाहे वो तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो, या य र ल ओ व, कोई भी हो, तो विसर्ग किस में बदलेगा, ओकार में बदलेगा। तो लिखते हैं स का स लिख दिए, र ओकार में तो हो गया रो, अब आके क्या है वर, सरोवर। या लिख दिए पयः जोड़ धर, विसर्ग के बाद क्या आया ध, ध क्या है, तो किसी वर्ग का चौथा वर्ण है। किस वर्ग का है, त वर्ग का। तो मैंने तो लिख रखा है कि किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो या पांचवा वर्ण हो, कोई भी वर्ण आता हो, तो विसर्ग क्या बनेगा, हमेशा ओकार। कब बनेगा, जब विसर्ग के पहले अ या आ हो तब बनेगा। तो विसर्ग के पहले क्या है य से क्या बाहर आएगा अ, तो अ और बाद में आ रहा है ध, यानी चौथा वर्ण। तो यहाँ पे विसर्ग का परिवर्तन हो जाएगा ओकार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प य ओकार यो धर, पयोधर। संस्कृत में आपका चला जाता है यहाँ पे वर तो सरोवर हो जाता है, यहाँ पे धर पयोधर हो जाता है। या हमने यहाँ पे लिख दिया यस जोड़ दा, या लिख दिए यस जोड़ धरा। तो यहां पे क्या आता है, विसर्ग के बाद द, ये किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है, विसर्ग के बाद ध किसी वर्ग का चौथा वर्ण आ रहा है, और पहले देखें तो विसर्ग के पहले स से अब आएगा, विसर्ग के पहले स से अब बाहर आएगा। तो इस तरह से हम लोग विसर्ग के बदले में क्या लिख देंगे ओकार। तो देखते हैं ऐसा जोड़ धरा या सो धरा। अब इसके बाद आप जो भी है, जो भी शब्द आते हैं, आप इसका भली भांति खुद से ही लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। हमने नियमानुसार एक दो एग्जाम्पल दे दिए, बाकी की आपको प्रैक्टिस घर पे करनी होगी। देखते हैं विसर्ग संधि का अंतिम नियम छठा, ये क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले यहां ध्यान रखना है ई या ऊ हो, और विसर्ग के बाद सब सेम टू सेम रखेंगे, सिर्फ एक चीज जोड़ना होगा, यर ल व आए या कोई स्वर आए, थोड़ा सा ऐड हो जाएगा कोई स्वर, बाकी त्यों का त्यों। कि विसर्ग के पहले ई या ऊ रहो, पहले क्या था आ या आ, इस पर क्या हो रहा है ई या ऊ हो रहा है। और विसर्ग के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो, या र ल व हो या कोई स्वर हो। तो विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाता है, अल्प वर्ण आधा र में हो जाता है। कैसे हो जाता है देखेंगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा नीह जोड़ झर, तो विसर्ग के बाद क्या है झ, विसर्ग के पहले क्या है नी में से क्या बाहर आएगा ई, तो विसर्ग के पहले ई और बाद में झ, यानी झ किमा वर्ण है, तो ये चौथा वर्ण है च वर्ग। तो मैंने लिख रखा है कि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और बाद में तीसरा या चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण कुछ भी हो, हमेशा विसर्ग क्या बनेगा र बनेगा। तो इसको लिखेंगे नी, विसर्ग के बदले में आधा र, उसके बाद क्या है झर। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि यदि र अल्प वर्ण हो, आधा वर्ण हो, तो जिसके आगे होता है उसके माथे पे चला जाता है, अर्थात निर्झर को हम लोग ऐसे लिखेंगे। या मैंने यहां पे लिख दिया
निह जोड़ मम, तो विसर्ग के बदले में क्या हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग के पहले ई है, बाद में क्या है म, किसी वर्ग का पांचवा वर्ण है, तो ये हो जाएगा र। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि नी आधार रहा है तो माथे पर जाएगा किसके, इसके, अर्थात ये हो गया निर्मम। या मैंने यहां पे लिख दिया दुह जोड़ जन, दुर्जन। या लिख दिया दुह जोड़ भय, दुर्भय। या लिख दिए दुह जोड़ गम, दुर्गम। या लिख दिए दुह जोड़ दीन, दुर्दीन। या लिखें दुह जोड़ बुद्धि, दुर्बुद्धि। या लिखें दुह जोड़ गुण, दुर्गुण। या लिखें दुह जोड़ लव, दुर्लभ। अर्थात हम विसर्ग के पहले उ और बाद में तीसरे या चौथे वर्ण का ध्यान रखते हैं तो आपका र परिवर्तन होकर तमाम संधि आपके अनुसार बन जाती है। देखेंगे और कुछ एक स्वर का भी आपको दिखला दे। नीह जोड़ आहार, विसर्ग के बाद क्या आया अ, ये स्वर है। विसर्ग के पहले क्या है ई, नियम को संतुष्ट कर रहा है, यानी विसर्ग बनेगा यहाँ पे र, तो लिख दिए नी। र में आ जुटेगा क्योंकि आ स्वर है तो रा हो गया, हार यानी निराहार। उसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं नी जोड़ उपाय, तो यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग के पहले ई है और बाद में उ है, यानी पहले ई है तो ये होना चाहिए, बाद में भी स्वर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा र हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं नी, र के साथ उ जुटेगा क्योंकि उ स्वर है तो ये हो गया रू, बाकी जो शेष बचा लिख दिए निरूपाय। तो इस तरह से विसर्ग संधि के तमाम नियमों को आप भली भांति बना सकते हैं। जैसा मैं विसर्ग के पहले ई का और एग्जाम्पल ले लूं, जैसे मैं कर दिए निह जोड़ गुण, निर्गुण। निह जोड़ भय, निर्भय। तो इस तरह से आपका विसर्ग संधि टॉपिक समाप्त होता है। पुनः नए टॉपिक के साथ आप लोग के बीच में आएंगे। यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, तो आपके नए वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।